हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य विषयक विभिन्न विचारधाराओं पर, प्रवृत्तियों पर, भाषा पर, साहित्यकारों पर और साहित्य की विशेषताओं और उनके अवदान पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हिंदी कविता हो या हिंदी गद्य हो, आधुनिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्र को लेकर और राष्ट्रीय एकता को लेकर हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के बड़े गंभीर सरोकार रहे हैं। इसलिए आज का विषय राष्ट्रीय एकता और हिंदी लोक नाट्य परंपरा, इसको ध्यान में रखते हुए हम चर्चा परिचर्चा में ला रहे हैं। हम जानते हैं कि संस्कृत युग से ही साहित्य और साहित्यकारों की दृष्टि को देखें तो राष्ट्र को एक अवधारणा की तरह साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। एक अवधारणा उसकी है जिसमें वह केवल भूखंड नहीं है, राष्ट्रीयता इस भूखंड विशेष की संस्कृति, इसकी भाषाएं, इसके रीति रिवाज, इसकी परंपराएं, इसके मूल्य, ये तमाम जो आयाम हैं उन सब को राष्ट्रीयता के साथ जोड़कर देखा गया है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ के झरने, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ के लोगों के, यहाँ के निवासियों के, नागरिकों के मनोभाव, उनकी दृष्टि, उनकी जीवन शैली, इन सब को भी राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में ही देखा गया है। किसी भी लोक साहित्य की बात करें तो लोक नाट्य, लोक साहित्य का एक सशक्त आयाम है, अनुशासन है। लोक में जो नाटक दिखाए जाते हैं, किए जाते हैं, वो बहुत विधिवत औपचारिक शिक्षा से संपन्न नहीं होते। उनमें अभिनय करने वाले जो कलाकार होते हैं वो लोक के ही निवासी होते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी लोक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसलिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो भी लोक की भावना का ध्यान में रखकर चुने जाते हैं। तो इस देश में यहाँ के निवासी, यहाँ के नागरिक जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं या जिस किसी भी आयाम से वो जुड़ते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, उन सब को, वो चाहे भारतीय मूल्य हों, आदर्श चरित्र हों, राष्ट्र नायक हों, प्रेरक व्यक्तित्व हों, उन सब को भी लोक में रहने वाला साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न रचनाकार वह उन सबको बड़ी गंभीरता से देखता है, समझता है, आत्मसात करता है और फिर उसे अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। इसलिए लोक साहित्य में लोक नाट्य, लोक गीत, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गायन शैली, लोक कलाएं, ये सब कुछ समाहित रहता है। और जो अभिजात्य रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो भी अपनी रचनाओं में, अपनी कथा वस्तु में लोक की सहायता, लोक की मदद लेते हैं। इसलिए हमने देखा कि भारतीय सिनेमा में भी लोक से बहुत सी धुनें चुराई जाती हैं, लोक से बहुत
संगीत और गायन शैलियाँ अपनाई जाती हैं। सिनेमा के गीतों में लोक प्रतिबिंबित होता है, वो चाहे पारिवारिक स्तर पर रीति रिवाज रस्म हो, सामाजिक स्तर पर तमाम तरह के उत्सव अनुष्ठान हो, और राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि जब हम राष्ट्र के उत्सव आयोजित करते हैं, 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, या इसी प्रकार के समय समय पर विभिन्न उत्सवों का आयोजन जब व्यवस्था के माध्यम से होता है, संस्थाओं के माध्यम से होता है, तो उनमें हम बहुत सारे लोक नृत्य, लोक गायक, लोक की वैशिष्ट्य से युक्त छवि, इनका चित्रण भी करते हैं। इसलिए जो 26 जनवरी पर बहुत सी सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलती हैं, वो अलग अलग राज्यों के लोक जीवन और लोक संस्कृति का प्रतिबिंबन करते हैं, उसको उद्घाटित करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। इसी तरह हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, शैक्षिक संस्थानों में, सांस्कृतिक संस्थाओं में इसी प्रकार की लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य अभिव्यक्तियाँ, इनका प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों द्वारा किया भी जाता है। और ये देश इस दृष्टि से बड़ा रंग बिरंगा देश है। हर राज्य की अपनी, हर भाषा की अपनी एक लोक संस्कृति है, और हम जानते हैं कि लोक संस्कृति भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखी और समझी जाती है। इसीलिए पूरे विश्व में भारत को बहुसांस्कृतिक और बहुभाषा भाषी राष्ट्र के रूप में देखा भी जाता है। तो लोक जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है भारत का, भारतीयता का। इसलिए लोक नाट्य जो है, यानी वो जो गाँव में, गलियारों में, गलियों में, कस्बों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, वह जो छोटी छोटी मंडलियाँ जो बहुत आधुनिक, उत्तर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं है, जो धनाढ्य भी नहीं है, उनके पास बड़े सीमित स्रोत अभिव्यक्ति के होते हैं, उस तरह का मंच भी उनके पास नहीं होता जो आधुनिक और उत्तर आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न हो, चाहे वो विद्युतीय प्रभावों की दृष्टि से हो, मंच सज्जा की दृष्टि से हो, रंग संकेतों की दृष्टि से हो, वो सब उनके पास उस तरह से नहीं होता जैसे आभिजात्य रंगमंच के पास होता है। हर राज्य में कुछ इस तरह के समृद्ध रंगमंच और नाट्य शिक्षण प्रशिक्षण की संस्थाएं होती हैं। हालांकि वो संस्थाएं भी लोक शैली, लोक गायन, लोक गीत, लोक नृत्य आदि को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती हैं, लेकिन विधिवत केवल नौटंकी के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा या प्रहसनों के द्वारा या बहुत सारी लीलाओं के द्वारा जो कृत्य होते हैं, जो अभिनय होते हैं, वो किसी विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण का परिणाम नहीं होते। वो तो एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, एक कौशल, एक अभिरुचि उन्हें प्रेरित करती है। इसलिए वो परस्पर मिलकर स्क्रिप्ट भी खुद लिखते हैं, पूरी की पूरी पांडुलिपि, पूरी की पूरी पटकथा वो स्वतः तैयार कर लेते हैं। उसमें पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, पुरा चरित्र भी होते हैं, और उसमें समकालीन समाज की, राष्ट्र की चुनौतियां, समस्याएं ये भी होते हैं। इसलिए हमारे देश में, इस भारत भूमि पर, यहाँ की मिट्टी में ये जो कलात्मक अभिव्यक्ति
संपन्न प्रतिभाएं हैं, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे ये भी, और समाज में महिला पुरुष, वृद्ध, बाल, युवा, स्त्री पुरुष, किसी को भी देखें, यहाँ तक के जो दिव्यांग हैं उनमें भी इस लोक नाट्य परंपरा को आत्मसात करने की एक अद्भुत क्षमता और अभिरुचि दिखाई देती है। इसलिए ये भारत भूमि, यहाँ का परिवेश, यहाँ का पर्यावरण, ये सब इस बात की ओर संकेत करता है। ऋतुएं बदलती हैं तो नाट्य अभिव्यक्तियाँ, नाट्य पटकथाएं वो भी बदलती हैं। बसंत आता है तो उसी प्रकार की का अभिनय और अभिनीत दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। बैसाखी आती है तो उसी प्रकार के लोक गायन, लोक नृत्य होते हैं। फसल काटने पर भी लोक नृत्य और लोक गायन होता है। और अगर कोई उत्सव है, लोहड़ी है, संक्रांति है, पोंगल है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, दीपावली है, होली है, ये तमाम पर्व इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारे देशवासी मिलकर छोटे छोटे अभिनय दृश्यों के माध्यम से, एकांकियों के माध्यम से अपनी कलात्मक अभिरुचि और योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि राष्ट्र हमारी हर नाट्य अभिव्यक्ति से जुड़ता है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता सर्वोपरि रहती है। कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के विरुद्ध कोई विचार, कोई भाषा, कोई संवाद, वह इसका प्रयोग नहीं करता और न करना चाहता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि हमारे संविधान के विरुद्ध, संवैधानिक प्रावधानों और व्यवस्था के विरुद्ध इस अभिव्यक्ति में कुछ न हो, नहीं होना चाहिए। इसलिए लोकनाट्य राष्ट्र को जोड़ने का, परस्पर सद्भाव, समरसता और राष्ट्रीयता के प्रसार का, राष्ट्र और राष्ट्रीयता ये दोनों महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द हैं। इनके प्रसार का एक सशक्त माध्यम अगर कोई है, अब तो आधुनिक समाज में तो टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, ट्विटर पर, ब्लॉग राइटिंग पर, इस तरह के तमाम तरह के दृश्य परिदृश्य उकेरे जाते हैं। व्हाट्सएप पर बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। किंतु पारंपरिक नाट्य शैली जो है, नाट्य प्रस्तुतियां जो हैं, जिनमें राष्ट्र को सर्वोपरि और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, वह लोकनाट्य रहा है। हिंदी के लोक नाट्यों में यह वृत्ति पूर्ण रूप से देखी जाती है। बहुत सारी, एक बड़ी सुदीर्घ सशक्त परंपरा हिंदी के लोक नाट्यों की है। ये लोक नाटक कभी हवा महल के रूप में, कभी प्रहसनों के रूप में, रेडियो पर भी जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, टेलीविज़न पर भी बहुत सारे ऐसे धारावाहिक, ऐसे तमाम तरह के लघु नाटक, दीर्घ नाटक ये भी प्रस्तुत किए जाते हैं। श्रृंखलाबद्ध रचनाओं को, किसी एक बृहत रचना को लेकर भी और लोक से कोई विशेष विचार उठा करके भी प्रस्तुत किया जाता है। रामलीला उसमें से एक है। हम जानते हैं कि रामलीला पूरे उत्तर भारत का सबसे पहला पुराना लोकप्रिय नाट्य रूप है। रामलीला के वर्तमान स्वरूप में और पारंपरिक स्वरूप में कुछ अंतर आ गया है। जो लोक में खेली जाने वाली रामलीलाएं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, जो बहुत अद्यतन अधुनातन उपकरणों से सशक्त क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर भी वहाँ जो पात्र होते हैं, एक जमाना तो यह था कि पुरुष पात्र स्त्री पात्र की भूमिका भी निभाता था, क्योंकि उस समय जो भारतीय एक विश्वास था, एक आस्था थी कि लड़कियों को, स्त्रियों को मंच पर, सिनेमा पर भेजना
ये बहुत उचित नहीं माना जाता था। तो धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आया। और अब अगर सीता की भूमिका है, उर्मिला की भूमिका है, कैकेयी की भूमिका है, सुमित्रा की भूमिका, सबकी भूमिका फिर अगर स्त्रियां हैं तो स्त्री पात्र ही कर रहे हैं। तो जो गांव में रामलीला होती है वो स्वतः रिहर्सल करते हैं, पूर्वाभ्यास करते हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और उसमें उन्हीं में से कोई एक निर्देशक बन जाता है, उन्हीं में से कोई एक संगीत का संयम करता है, संगीत का अनुशासन सुनिश्चित करता है, गायन, गीत, संवाद, लेखन, ये सब वहीं से तय होता है। तो लगभग सितंबर अक्टूबर में 15 से 20 दिन तक रामलीला का आयोजन पूरे देश में, पूरी दुनिया में होता है, देश के बाहर भी होता है। अब ये जो लोक नाट्य शक्ति है वो वास्तव में प्रणम्य है, अद्भुत है। राम को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, और विष्णु अवतार राम के जीवन की अनेक घटनाओं को, चाहे वो उनका जन्म हो, शिक्षण प्रशिक्षण हो, वनवास गमन हो, दैत्य संहारण हो, सीता हरण हो, रावण से युद्ध हो, ताड़का वध हो, आदि आदि बहुत सारे प्रसंग हमें मिलते हैं। तो जन्म से लेकर और रावण के वध तक की पूरी जो कथात्मक अभिव्यक्तियां हैं, पूरी घटनाएं हैं, राज्याभिषेक भी है, और लवकुश आदि के प्रसंग को भी जोड़ा गया है। ऐसी बहुत सी घटनाएं उसमें शामिल रहती हैं। इसलिए रामलीला हो या रासलीला हो, बड़ी प्राचीन परंपराएं हमारे देश में लोक नाट्य शैलियों की ये रही हैं। और ये लोक नाटक महाराष्ट्र में अलग, गुजरात में अलग, पंजाब में अलग, बहुत सारे जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनको लेकर के भी इस तरह के नाटक और नाटिकाएं ये तैयार की जाती हैं। हिंदी भाषी प्रांतों में या हिंदी इतर भाषा भाषी प्रांतों में भी रामलीला का मंचन होता है, कृष्ण लीला का मंचन होता है। रामचरितमानस उन सब की भाषा और संवाद लेखन की भले ही स्रोत सामग्री उपलब्ध कराती हो, और रामचंद्रिका केशव की, वह भी इस रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रामलीला के मूल रूप में राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, और इसका निर्वाह, इसका ध्यान पूरी लोक नाट्य शैली में अखिल भारतीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर रखा जाता है। इसलिए बहुत से चिंतकों ने, विचारकों ने, साहित्य सेवियों ने, राष्ट्र नायकों ने इन नाट्य अभिव्यक्तियों के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया है, और ये कहा है कि ये जो रामलीलाएं हैं ये समाज को संस्कारित करती हैं, ये समाज में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा संचारित करती हैं, एक चेतना का संचार करती हैं। इसलिए हिमाचल की रामलीला, मैसूर की रामलीला, चित्रकूट की रामलीला बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तुलसी ने राम के जिस मर्यादा पुरुषोत्तम रूप स्वरूप को अपनी रचना के माध्यम से और लोक नाट्य शैलियों से जोड़कर नाट्य मंडलियों ने जिस तरह से राम के रक्षक रूप को चित्रित किया, मर्यादित रूप को चित्रित किया, उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया, इस तरह राम को शरणागत रक्षक के रूप में भी चित्रित किया। यह भी एक संदेश इस तरह की रचनाओं के माध्यम से दिया जाता है कि भारतीय दृष्टि में, परंपरा में प्रेम क्या था, भक्ति क्या थी, संघर्ष चेतना क्या थी। अगर आतताई और शत्रु शक्तिशाली हो तो हमें क्या करना चाहिए, जो राम ने किया, वानरों की सेना बनाई, भालुओं की सेना बनाई, और फिर एक महायोद्धा से, महाशक्तिशाली से, विराट सेना वाले राजा रावण से युद्ध किया और उसे पराजित भी किया। चुनौतियां आई, संकट आए, ये सारा कुछ संकेतों से एक प्रेरणा के रूप में, एक संदेश के रूप में इन लोक नाट्य शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और हमें उस मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुसरण करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए,
उनके अनुसार उनकी तरह जुझारू बनना चाहिए, धैर्यशाली बनना चाहिए, और शत्रु को यदि नष्ट करना हो तो संकल्पबद्ध भी होना चाहिए। अरिहंता है ना। एक अन्यत्र जगह तो यह भी कहा कि राम की सबसे बड़ी महिमा उनके नाम से ही मालूम होती है। हम न तो पुरुष हैं, न लोक के जीव हैं, वो पुरुषोत्तम हैं। तो वो एक आदर्श हमारे सामने रखना चाहते हैं। इसलिए राम की शक्ति का, राम की नैतिकता का, उनके नीति सम्मत पाठ का, उनकी शास्त्रज्ञता का, उनके धर्म आचरण का, उनकी व्यवहार कुशलता का, इन सब का संकेत और संदेश इन लोक नाट्य शैलियों में मिलता है। भक्ति हो, आनंद हो, प्रेम हो, शांति हो, संघर्ष हो, युद्ध हो, सबसे संबद्ध जो भी घटनाक्रम होते हैं, पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, उन सबको अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाता है। बीच बीच में मनोरंजन के लिए इन लोक नाट्य अभिव्यक्तियों में गीत भी होते हैं, गायन भी होते हैं, लेकिन संवादों को इस तरह से लिखा जाता है कि उमंग का, उत्साह का संचार हो। कुछ संवाद तो इस तरह के होते हैं जैसे परशुराम और लक्ष्मण संवाद है, जैसे अंगद और रावण संवाद है। इस तरह के बहुत से संवाद हैं जिन्हें विशेष रूप से सुनने में नागरिकों की, दर्शकों की विशिष्ट अभिरुचि दिखाई देती है। इस तरह मनुष्य को मनुष्यता का आचरण करना चाहिए, पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और सामाजिक एकता के सूत्र, उनका संचार भी इन रामलीलाओं के और रासलीलाओं के माध्यम से किया गया है। कह सकते हैं कि रामायण के पात्र, पौराणिक कथाओं पर आधारित पात्र, वीर चरित्र, इन सबको इन नाट्य अभिव्यक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है, और अलग अलग शैली अपना ली जाती है, अलग अलग पद्धतियां अपना ली जाती हैं। कभी कभी जहाँ रावण दहन होता है तो अंतिम दिन की लीला वहीं बड़े मैदान में जाकर की जाती है। सामान्यतः एक सज्जा मंच की कर ली जाती है और 15 दिन या 10 दिन विजयदशमी के दिन तक वो लीला चलती है। लेकिन रावण का वध, वो उसी रावण के जो 3 पुतले बनाए जाते हैं, कुंभकर्ण और मेघनाथ और रावण का, वहाँ उस मैदान में जाकर बाकायदा आमने सामने धनुष बाण आदि से युद्ध होता है, और फिर जब रावण का वहाँ वध होता है तो फिर वो पुतले दहन किए जाते हैं। ये भी एक उसके साथ जुड़ जाता है। ऐसा ही रासलीला में भी होता है, क्योंकि रामलीला और रासलीला दोनों ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक लोक नाट्य हैं। ब्रजभूमि, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र, जहाँ जहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रजवासी रहते हैं, वहाँ कृष्ण की तमाम तरह की लीलाएं होती हैं। गोचारण लीला है, या कालिया दमन लीला है, या गोवर्धन पर्वत लीला है, या गोपियों के साथ तमाम तरह की रास करने वाली लीलाएं हैं। ये सब कुछ तो ब्रजवासी जीवन, ब्रज के नागरिकों की जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी अभिरुचियाँ, उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, इन सब को कृष्ण लीलाओं में, वो भले ही मुख्य रूप से प्रेम लीला प्रतीत होती हो, लेकिन प्रेम लीला के साथ साथ बहुत सी कर्तव्य बोध की लीलाएं, दायित्व बोध की लीलाएं भी उन्हीं में शामिल होती हैं। इसलिए मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि क्षेत्रीय जो ब्रज प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनका खूब प्रचलन होता है। लेकिन महानगरों में भी, दिल्ली जैसे शहर में, या दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में, हिमाचल में, पंजाब में, बहुत से शहरों और राज्यों में ये एक समृद्ध परंपरा हमें दिखाई देती है, जिसका बीज वपन तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किया था। हरिदासी संप्रदाय के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हुआ था। इसलिए रासलीला मंदिरों में, आश्रमों में, घर के प्रांगणों में भी, गाँव में चौपाल होती हैं, उनमें भी बहुत आनंद की अनुभूति के साथ जुड़कर वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग इसका आयोजन करते हैं। वो भले ही
श्रृंगार रस की लीला हो, भले ही वात्सल्य की लीला हो, इन सब में जो प्रेक्षक हैं, जो दृष्टा हैं, जो श्रोता हैं, वो अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। एक खास तरह की, एक विशेष प्रकार की लोकनाट्य शैली है, रूप है रासलीला। इसलिए कृष्ण कथा को ही इसके माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। और रासलीला का एक इतिहास हमें न केवल उत्तर भारत में, अभी तो दक्षिण भारत में भी मिलता है, बंगाल में भी मिलता है। तो कृष्ण के बाल रूप, युवा रूप, युगल रूप, मथुरा गमन, द्वारिका चरित्र, राजा कृष्ण का रूप, इन सब का उनकी वीरता के साथ, उनके शौर्य और पराक्रम के साथ, उनकी निर्भयता और निडरता के साथ ये सब चित्रित किया जाता है। बहुत से दार्शनिक रूप भी इन लीलाओं के माध्यम से दिखाए जाते हैं। इसलिए कृष्ण को रासेश्वर भी कहा गया है। रासलीला में कृष्ण के श्रृंगारी और रासलीला के तमाम तरह के आयामों को उद्घाटित करने का एक इतिहास, एक प्रमाण हमें मिलता है। कैसे वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, ब्रज प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करते हैं, इंद्र के प्रकोप से बचाते हैं, राक्षसों का वध कैसे करते हैं, अधर्म का नाश कैसे करते हैं, धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, अर्जुन को संदेश कैसे देते हैं, गीता का उपदेश कैसे संचरित होता है। ऐसे द्वारिकाधीश के रूप में कृष्ण की तमाम उनकी जीवन शैली, जीवनचर्या, इन सब को लीला के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत समन्वय इन लीलाओं में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्र के प्रति समर्पण वह भी इन लीलाओं का एक हिस्सा बनता है, क्योंकि जो लोग नायक हैं, जो राष्ट्र नायक हैं कृष्ण और राम, वो राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। बहुत से समालोचकों ने तो इस तरह के घटनाक्रमों के प्रतीकार्थ भी निकाले हैं और ये बताया कि वो सीता का हरण जो है वो राष्ट्र की आज़ादी का हरण है। उस आज़ादी को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए गीता के उपदेश में भी कृष्ण अर्जुन को भली भांति ये समझाते हैं कि कर्म ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कर्मठ बने रहना हम सब के लिए अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। समाज, देश, जाति, राष्ट्र सबके लिए कर्म ही लीला है, इसलिए कर्म लीला को भी बड़ा महत्व दिया गया। रासलीला को तो ब्रज प्रदेश में ब्रह्मानंद के समान के स्वरूप माना जाता है और उसके प्रयोजनों की भी चर्चा, उल्लेख किया गया है कि जो चंचल मन है, जो स्थिर मन नहीं है, जो उद्वेलित होता रहता है, जो भौतिकता और सांसारिकता के पीछे भागता है, जिसकी वृत्ति दूषित हो गई है, वह आत्मा को परमात्मा में लीन नहीं कर पा रहा है, ऐसे में वो रास का दर्शन करे, रास का भागी बने और धीरे धीरे अपने चित्त को स्थिर करने की ओर अग्रसर होता है। बहुत सी प्रताड़ित स्त्रियों, शूद्रों को रासलीला दर्शन द्वारा वेद वर्णित पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख भी मिलता है। इसी तरह रासलीला के दर्शन, ध्यान, ईश्वर प्राप्ति के आनंद की बात भी की गई है। और तामसी बुद्धि वाले दिशाहीन व्यक्ति जब रासलीला का दर्शन करते हैं तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, सुदिशा की ओर गमन करने का अवसर मिलता है। और इसी तरह तमाम तरह के लीला सम्मत अभिनय करते हुए, रंग प्रदर्शन करते हुए बहुत से लोग जीविका, आजीविका से जुड़ते हैं, सात्विक बुद्धि को प्राप्त करते हैं, प्रताड़ितों को आश्रय देने की परिकल्पना करते हैं, चित्त को एकाग्र करने की बात भी करते हैं। ये सिलसिला लोकनाट्य अभिव्यक्तियों में विशेष रूप से कृष्ण और राम की लीला को लेकर हमें देखने को मिलता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।